नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। ईडी के खिलाफ, सीबीआई के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ विपक्ष की जो मुहिम है वो लगातार आगे बढ़ रही है और एकजुटता की बात विपक्ष कर रहा है। आज भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया, क्योंकि ईडी में जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप इस वक्त विपक्षी नेताओं के खिलाफ चल रहे हैं, वो सभी दल जो अब तक एक दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के जरिए ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते थे, अपना जनता के बीच में संदेश यही लेकर जाते थे, लेकिन अब जब एक एक कर इस हमाम में सभी आ गए हैं, भ्रष्टाचार में जो आरोप लग रहे हैं वो सभी पर लग रहे हैं, तो इन सब ने हाथ मिला लिया है। कुछ ऐसा ही दिखाई भी दिया आज जब ईडी दफ्तर के पास जाने के लिए एक मार्च निकाला गया विपक्षी नेताओं की तरफ से। पहले उसमें 15 दलों को शामिल होना था, फिर दावा किया गया कि अब बढ़ते बढ़ते संख्या 18 हो गई है। लेकिन दिलचस्प बात यह दिखाई दी, तृणमूल कांग्रेस महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है संसद भवन में, वहां पर बैठे हुए उनके सांसद दिखाई दिए, उन्होंने मार्च में हिस्सा नहीं लिया। दूसरी तरफ एक और दिलचस्प बात यह दिखाई दी कि एनसीपी, जो कि सबसे ज्यादा पैरोकारी कर रही है आजकल विपक्षी एकता की, और वो बता भी रही है कि किसके नेतृत्व में जाना है 2024 में, किस तरह से संगठित होने की जरूरत है, वो भी आज मार्च का हिस्सा नहीं बनी। एनसीपी ने खुद को इस विपक्षी एकजुटता और इस ईडी सीबीआई एजेंसियों के खिलाफ जो एक मुहिम चला रही है, विपक्षी एकता की लड़ाई, उसमें भी अपने आप को बाहर कर लिया। तो ये दो बातें तो आज रही इस ईडी के मार्च को लेकर, लेकिन संसद में फिर एक बार हंगामा दिखाई दिया। इसी मुद्दे पर विपक्ष नारेबाजी करता रहा, लेकिन सरकार ने, जो बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने भी आज धावा बोला और कहा कि जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे अपने बयानों के लिए जो कि उन्होंने विदेश में जाकर भारत के खिलाफ दिए हैं, तब तक बीजेपी भी इस बार मानने को तैयार नहीं। और इस सब के बीच एक खबर आपको यह भी दे दें कि राहुल गांधी विदेश दौरे से भारत वापस आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आज सभी को इंतजार था कि जो खलबली उन्होंने मचाई है वो संसद में पहुंचकर, भारत क्योंकि आ चुके हैं तो जाकर जरा फेस टू फेस बात करेंगे, लेकिन ना वो मार्च में शामिल हुए, ना संसद पहुंचे। तो आज राहुल गांधी कहां हैं ये भी जरा जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इन दोनों ही खबरों पर आज जो पूरा संसद से लेकर सड़क तक संग्राम दिखाई दिया, उसकी टाइमलाइन देख लेते हैं। राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास रहा है भारत को गुलाम बनाने का। हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। अगर कोई यहाँ पर डेमोक्रेसी ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, अगर कोई डिबेट में कहते हैं तो उनको एंटी नेशनल कहा जाता है। ये इस तरीके से तथ्य लाना उचित नहीं है। मैं आपको फिर आग्रह कर रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं। एक सदन का मेंबर जिस प्रकार से विदेश में जाके भारत के सदन का अपमान करता है, पार्लियामेंट का अपमान करता है, तो जब तक माफी नहीं मांगे, लालू जी को बुलाएंगे, संजय राउत को बुलाएंगे, अनिल देशमुख को बुलाएंगे, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करेंगे। आज हम देंगे, हमारे पास जो एविडेंस है, ये लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। 8-9 सालों में आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जितना विपक्ष बोला है, कभी बोला है क्या? तानाशाही सरकार है, हम इन्हें झुकाएंगे। देश के लिए भला करने वाला सरकार है, देश को गौरव लाने वाला सरकार है, गरीबों का सेवा करने वाला सरकार है। विपक्ष तो डाइवर्ट करने के लिए सब कर रहा है, क्योंकि विपक्ष के जो बहुत ही एमपीज को और नेताओं को पता है कि जो राहुल गांधी जी ने किया है वो गलत है। हिंदुस्तान भर में एक यूनिवर्सल मुद्दा है, जो भी अपोजिशन में है, जो भी मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे, जो भी बीजेपी के फेल्यूर्स को एक्सपोज करेंगे, उनको तो बुलाना ही है और सताना ही है। रेलवे के होटल बेच करके अपने पास शॉपिंग मॉल में के लिए जमीन लीजिएगा तो जाहिर बात है जो पाप उस परिवार ने किया है उसकी सजा तो भुगतना ही है। सारे कागजात और नीतीश कुमार के कहने पर ललन सिंह ने ही सबसे पहली बार 2008 में मनमोहन सिंह जी को कागज दिया था और सीबीआई जांच की मांग की थी।
एक एक करके ये सभी आरोप वो हैं जिसको विपक्ष मुद्दा बना रहा है। संसद तो नहीं चल रही है, 3 दिन से लगातार यही हंगामा चल रहा है। अब ईडी के दरवाजे पर जाने की कोशिश और एक मुहिम जो चलाई गई उसमें भी विपक्ष पूरी तरह से फेल नजर आया। लेकिन उससे बड़ा जो झटका लगा है विपक्ष को वो ये है कि सबके बहाने 2024 पे जो निगाह दौड़ा रही हैं वो सभी पार्टियां जिनको लगता है कि वो 2024 में अपने नेतृत्व में आगे बढ़ेंगी या विपक्ष को आगे बढ़ाएंगी, उन सबको तो झटका लग ही रहा है, क्योंकि एक एक करके विपक्षी एकजुटता की जो हवा है वो निकल रही है। और उसी के तहत आज भी जब एजेंसियों के खिलाफ में बात करने की कोशिश की गई तो वो सभी चेहरे एक साथ दिखाई दिए, जिसका हम बार बार जिक्र भी कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो जिसने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही मुहिम शुरू की थी भ्रष्टाचार की, मनीष सिसोदिया जिन पर जब ईडी और सीबीआई की तरफ से गाज गिरती है, केस होते हैं, या सत्येंद्र जैन, तब यही कांग्रेस पार्टी आकर कहती है, अपनी पीठ खुद थपथपाती है कि हम ही ने ही केस उजागर किए थे, हमारे ही कहने पर यह सब हुआ है। और इसीलिए ईडी सीबीआई मनीष सिसोदिया के मामले में जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। लेकिन आज देखने में आया कि फिर हाथ पकड़ लिया दोनों ने एक दूसरे का। मार्च में 2 चेहरे एक साथ दिखाई दिए, संजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये जो विपक्षी एकता और 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाते चलाते जिस तरह से विरोधाभास इस राजनीति और रणनीति का दिखाई दे रहा है, उस पर जरा चर्चा करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा देती हूं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ बीजेपी की सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता अपराजिता सारंगी जी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ विजय कौशिक जी मौजूद हैं जो कि नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ स्टूडियो में प्रवक्ता आरजेडी के मौजूद है प्रोफेसर सुबोध मेहता जी। हमारे साथ डॉक्टर पीयूष जोशी जी भी मौजूद है जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के। और हमारे साथ संजय राणा जी मौजूद हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और इन सभी मुद्दों पर उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं जरा विजय कौशिक जी 1 मिनट के लिए आपके पास पहले आना चाहूंगी। राहुल गांधी का आगमन भारत की धरती पर आज हो गया है, हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो कहां रहे वो आज? सुबह से पार्लियामेंट भी नहीं आए, मार्च में भी नहीं आए, क्या अभी रेस्ट कर रहे हैं या मतलब कोई रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है? देखिए, यह जिम्मेवारी हमने मोदी सरकार को दे रखी है, क्योंकि मोदी सरकार हमेशा ये देखने में लगी रहती है राहुल गांधी जी वॉशरूम में गए हैं, कब गए हैं, कब निकले हैं, कब कहां जा रहे हैं। तो पूरी जानकारी आपको मोदी सरकार बहुत अच्छी तरीके से दे देगी या मोदी जी खुद कल को आकर दे देंगे, क्योंकि मोदी जी तो इतना भी हिसाब रखते हैं कि कांग्रेसी सपने में उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि भी इस बात का जवाब तो मोदी जी देंगे। मैं तो केवल ये कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी के जिन बयानों को लेकर आज भाजपा एक छोटे बच्चे की तरह सुबक कर नौटंकी कर रही है, देश का अपमान हो गया, देश का अपमान हो गया। तो देश का अपमान तो हमेशा मोदी जी ने किया है। विदेशों में जा कर ये कहना कि भी 70 विजय कौशिक जी पिछले 1.5 हफ्ते से इस मुद्दे पर बहुत डिबेट हो गई है। इस मुद्दे पर बहुत मैंने कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बात कर ली है, उनकी बबात सुन ली है। आज मैं इस मुद्दे पर नहीं जा रही हूं। मैंने जो सवाल किया सीधा जवाब पहले उसका दे दीजिए। राहुल गांधी जिनका इंतजार जिन्होंने आपकी पार्टी में सेल्फ गोल कर दिया, आपकी पार्टी को कटघरे में खड़ा करवा दिया, वो खुद जब दिल्ली आ चुके हैं, भारत आ चुके हैं, तो संसद में क्यों नहीं आए वो आज? मैं तो ये पूछ रही हूं। अभी जो आप रटकर आए, मैं उस पर नहीं बात कर रही। नहीं, मैं कभी रटकर जवाब नहीं देता। मैंने क्या कहा, ये जिम्मेवारी हमने मोदी जी की लगा रखी है, उनके नेताओं की लगा रखी है। वो कभी दूरबीन लेकर बैठ जाते हैं, कभी चश्मा लगा कर देखते रहते हैं। तो ये काम हमने उन पर ही छोड़ा हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का काम जमीन पर रहकर कौन सा काम है, सड़क से लेकर। कौन सा काम विजय जी, कौन सा काम छोड़ा हुआ है उन पर? राहुल गांधी जी की जासूसी करने का कि क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या आराम कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का तो, नेताओं का तो एक ही काम है कि सड़क से लेकर संसद तक इस सरकार के काले कारनामों को बेनकाब करना। उस काम को हम कर रहे हैं। विजय कौशिक जी, संसद जब चलती है तो जो सांसद बना करके जनप्रतिनिधि के तौर पर सांसद को भेजा जाता है ना संसद में अपनी आवाज उठाने के लिए, पहले जब वो अमेठी से सांसद थे और अब जो सांसद है केरला से, वो
तो वहां की जनता इसीलिए उनको सांसद बनाकर भेजती है कि जब संसद का सत्र चल रहा हो तो वो अपनी आवाज उठाएं, जिसके बारे में उन्होंने आरोप लगाया है कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, माइक ऑफ कर दिया जाता है। अब जब संसद का सत्र भी चल रहा है और सांसद महोदय दिल्ली में मौजूद भी हैं, तो फिर वो संसद में क्यों नहीं आए? एक सीधा सा सरल सा सवाल था जिसको आप इस तरह से घुमा रहे हैं। इसमें जासूसी कहां से बीच में आ गई? इसमें राहुल गांधी की जासूसी कहां से बीच में आ गई? राहुल गांधी के घर में दखल दे रही है बीजेपी, ये कहां से बीच में आ गया? सवाल सांसद के बारे में पूछा जा रहा है। जब कई दिन से भारतीय जनता पार्टी देश की संसद को नहीं चलने दे रही, तो राहुल गांधी जी के आने ना आने से भाजपा के पेट में दर्द क्यों है? पहली बात। दूसरी बात, मैं ये कहता हूं कि राहुल गांधी जी ने इस देश की संसद का ना अपमान किया ना देश का अपमान किया, और अगर किया है तो मोदी सरकार अपाहिज गवर्नमेंट की तरह क्यों बैठी है? मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करती देशद्रोह का? राहुल गांधी जी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दीजिए, हम बाकायदा कोर्ट में हर सबूत दिखा देंगे। ठीक है, क्योंकि आज हमारी सुनवाई नहीं हो रही। ओके। आज हमारे बयानों को काट छाट कर बीजेपी की आईटी सेल प्रचारित कर देती है, हम किस किस को जवाब दें? मुकदमा दर्ज कर दे सरकार और हम कोर्ट में जवाब दे देंगे, सबूत दिखा देंगे, ताकि मोदी सरकार का मुंह काला हो सके कि भाई राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे देश का अपमान होता हो। उन्होंने तो देश विदेशों की धरती पर जाकर भी देश का सम्मान बढ़ाया है। देश का सम्मान तो मोदी सरकार ने गिराया है। जिस देश को ये कहते हैं कि उसने हमें गुलाम बनाए रखा, उस देश को व्यापार करके फायदा पहुंचा रहे हैं, चाइना को व्यापार करके फायदा विजय जी ठीक है, ओके। पहले सम्मान की बात कर लेते हैं। अपराजिता जी, कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि एक तरीके से राहुल गांधी ने तो सम्मान बढ़ाया है, और अब जब वो इतने लंबे अपने विदेश दौरे से लौटे हैं तो आज उनकी खोज करना तो बेमानी है, उनसे माफी मांगना, क्योंकि विदेश दौरे से लौटने के बाद जेट लैग भी होता है, तमाम तरीके की चीजें होती हैं, तो शायद इस वजह से राहुल गांधी नहीं आया है संसद। अपराजिता जी, देखिए, दो विषयों पर बातचीत करना चाहूंगी। एको हो रहा है, बंद करें एको। सिस्टम ठीक कीजिए, सिस्टम ठीक। अपराजिता जी एक बार चेक कीजिए, शायद हो गया ठीक। जी, दो विषयों पर बातचीत करना चाहूंगी। नहीं, बहुत एको हो रहा है, मेरी आवाज बहुत बुरी तरीके से दोबारा जा रही है। ठीक है अपराजिता जी, मैं जरा चेक करवाती हूँ। मैं तब तक जरा दूसरे गेस्ट प्रोफेसर सुब्रोत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लालू यादव जी का जो मुद्दा बनाया जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से, क्योंकि आप लोग भी मार्च में शामिल हुए हैं और विपक्ष की इस रणनीति का आप भी हिस्सा बन रहे हैं, पहली बार कब लालू यादव जी पर केस हुआ था? मैं ये जानना चाहती हूँ। जब वो जेल गए, जब भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे, तब कौन सी पार्टी की सरकार थी? देखिए, सबसे बड़ी बात है अपराजिता जी, आप जिस कंटेक्स्ट में डिबेट करना चाह रही हैं। अपराजिता जी तो बीजेपी की सांसद है, मेरा नाम रीमा है। रीमा जी, तो जिस तरीके से आप डिबेट करना चाह रही हैं, ईडी के मामले पर जो है फॉर्डर स्कैम की बात हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ी जानकारी आप भी ले लीजिएगा कि ये फॉर्डर स्कैम जो है, चारा घोटाला, लालू जी मुख्यमंत्री बनने से 10 साल पहले से चल रहा था। चारा घोटाले की बात नहीं हो रही है अभी तो किसकी बात नौकरी के बदले जमीन देने का आरोप लगा है ना, तो उसको लेकर के जांच चल रही है। उसमें कहां पे मामला आ रहा है? आप जेल कहाँ गए उसमें लालू यादव जी? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, चारा घोटाले में गए। आप ये कह रहे हैं कि अब जाके मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है एजेंसीज का। अब देखिए, तो भ्रष्टाचार के आरोप तो पहले से लगते आ रहे हैं। अब देखिए, अब आप बात आई लैंड फॉर जॉब जो मामला है, IRCT का मामला है, उस पर आई, जिसपे आज माननीय लालू प्रसाद यादव जी को बेल मिला हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामला 2004 से लेकर 2009 का है। 2004 का ये मामला है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, रेलवे मिनिस्टर होते हैं, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं होते हैं। उनका अपॉइंट, और भी डी ग्रुप का अपॉइंट करने में उनका क्या लेना देना, इसका कोई तर्क ही नहीं बनता है। हाँ, उस वक्त कुछ नेतागण ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लेन किया, कंप्लेन के आधार पे जो है ये केस को खोला गया और केस को बंद कर दिया गया। फिर दोबारा केस को खोला गया, केस को दोबारा बंद कर दिया गया। तो CBI ये बताए कि केस को खोला क्यों गया था और केस को 2 बार बंद क्यों किया गया था। और तीसरी बार जब हम नीतीश कुमार जी के साथ सरकार बना लेते हैं बिहार में,
तो अक्टूबर महीने में 2022 में ये तीसरा एफआईआर होता है उसी केस को, जो 2004 का जो केस है, और उस केस में जो है फिर से चार्जशीट बनाया जाता है, जिसका कि आज जो है माननीय लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी जी, मीसा जी, सबको जो है बेल मिला हुआ है। रही बात माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की, 2004 में वो माइनर थे, उनकी बहनें माइनर थी। तो आप हमें ये बताइए, जिस ढंग से ईडी एक्ट कर रही है, सीबीआई एक्ट कर रही है, जो न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है संविधान में, उसको ये लोग ट्रांसफॉर्म करके कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की तरफ मोड़ दिया है। और ये कमिटमेंट है माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लिए कमिटमेंट ये दिखा रही है। तो ये मैलिशियस इंटेंशन है, ये इंटेंशन है भारतीय जनता पार्टी का कि टारगेट एंड टार्निश करो इमेज ऑपोजिशन पार्टीज का, जिसमें माननीय लालू प्रसाद यादव जी एक ऐसे योद्धा हैं जो सामाजिक क्रांति को लेकर आगे चले हैं, और उनको अच्छे तरीके से पता है कि जिस ढंग से नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी एक साथ आए हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 का गद्दी पाना इतना आसान नहीं है। इस कारण से इमेज को टारगेट एंड टार्निश किया जाता है। 30 जुलाई 1997 को पहली बार लालू प्रसाद जी जेल गए थे। उसके बाद 28 अक्टूबर 1998 को 73 दिनों के लिए जेल गए। 5 अप्रैल 2000 को 11 दिनों के लिए जेल गए। 28 नवंबर 2000 को फिर 1 दिन के लिए जेल गए। 3 अक्टूबर 2014 को 70 दिनों के लिए जेल गए। 23 दिसंबर 2017 को बेल मिल गई थी कुछ दिनों के लिए। फिर 15 फरवरी 2022 को जेल गए और 22 अप्रैल को फिर उन्हें जमानत मिली। अभी फिलहाल जेल से बाहर है। तो ये जो पूरी टाइमलाइन आप बता रहे हैं, ये तमाम मामले ठीक थे क्या जिसपे जेल गए थे वो? अब देखिए, अब मैं स्टार्ट ही किया था फॉर्डर स्कैम से, जहां आप फिर घूम कर आ गई, लेकिन जब मैं उसका जवाब देने लगा तो आप ईडी पे आ गए। इमेज टार्निश करने के लिए ये सब हो रहा है। तो मैं जानना चाह रही थी कि ये जो तमाम टाइमलाइन है, क्या वो सही है? मैं उसका वर्णन कर रहा था, मैंने स्टार्ट ही वहीं से किया था। जब से ये केस का जिक्र हुआ है, ये जो फॉर्डर स्कैम है 1982 से चल रहा है बिहार में, जिस ढंग से चला, जो सीबीआई कह रही है उस ढंग से, और ये 2004 तक का ये मामला है। बीच में लालू प्रसाद यादव जी का जो कार्यकाल था उसका भी ये मामला है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से देश की जनता को भी, बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि आपको 2017 में सुशील मोदी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे बिहार के और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से कमेटी बनी थी बिहार विधानसभा की, और उस कमेटी में ये दिखाया गया था कि जितना ये पैसा निकला हुआ था 1982 से 2004 तक, वो कंटीजेंसी फंड से वो पैसा निकला हुआ था। तो लालू यादव जी ना कंटीजेंसी फंड को एनहांस किया, ना विड्रॉ किया। ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट अथॉरिटी जो है वहां का फाइनेंस ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि एवरी मंथ वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो है हायर अथॉरिटीज को आपको कितना एक्सचेकर से पैसा निकला और कितना आया टैक्स से, ये सबका ब्यूरो और डाटा देना पड़ता है। तो जो कमेटी सुशील मोदी जी के द्वारा गठित थी, उस कमेटी ने बिहार विधानसभा में टेबल किया 2019 नवंबर में, और बिहार विधानसभा ने ये बोला कि जितना भी एक्सचेकर से पैसा निकला है कंटीजेंसी फंड के ऊपर, उसमें कोई करप्शन नहीं है, कोई घपला नहीं हुआ था। हाँ, लालू या प्रसाद यादव जी का जो टेन्योर था उसको छोड़ दिया गया क्योंकि ये मामला सब जुडिस था। तो नेचर ऑफ क्राइम देखिएगा, जो जगन्नाथ मिश्रा जी के समय था, जो बाद में था, वो नेचर ऑफ क्राइम वही था। अब आइए मामला आप जो पूछ रही हैं कि जेल गए, तो आप देखिए जब ये कंप्लेन हुआ, और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि जो पहला कंप्लेनेंट थे, जो इस पूरे फॉर्डर स्कैम को इनिशिएट किया सीबीआई को देने के लिए, वो माननीय लालू प्रसाद यादव जी थे। लालू प्रसाद यादव जी ही सीबीआई को जो है इनिशिएट किया कि इस पे जांच होनी चाहिए, और तभी से सीबीआई जांच करना स्टार्ट कर दी इसके ऊपर। तो जिस ढंग से सत्ता का परिवर्तन होने लगा, तो बहुत बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस वक्त बोला कि जो सीबीआई है एक केज्ड पैरेट है, एक पिंजरे में बंद तोता है, और ये अपना मास्टर्स का भाषा बोलती है। तो जिस तरीके से सीबीआई कोर्ट ने लालू जी को चार्जशीट किया और उस पे उनको जेल जाना पड़ा, जिस जेल की आप यहाँ व्याख्यान कर रही हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार विधानसभा ने भी इसे मान लिया है। और मैं पूरे अपने होशो हवास में कह रहा हूँ कि जिस दिन ये जो मामला है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आएगा, जिस दिन संवैधानिक कोर्ट में आएगा, ये जो
लालू जी के ऊपर चार्जशीटेड है, जैसे जगन्नाथ मिश्रा और बाकियों के ऊपर चार्जशीट खत्म हो गया है। ये फॉर्डर स्कैम कोई स्कैम है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये कोई स्कैम ही नहीं है। ये हमने डिसाइड करेंगे ना सर, ये एजेंसीज डिसाइड कर लेंगी, कोर्ट डिसाइड कर लेगा, उनको थोड़ा सा उनका काम करने देते हैं। एक संस्था जो है बिहार विधानसभा, ये हम तय नहीं कर पाएंगे ना कौन सही है, कौन मुजरिम है, कौन आरोपी है, कौन नहीं है। मैं कहां कह रहा हूं? लेकिन कंप्लीट करने दीजिए प्रोफेसर सुबोध, देखिए मुझे आपने 5 मिनट मैंने आपको वक्त दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई 4 लाख की प्रॉपर्टी जो कि 150 करोड़ की है, 4 लाख में अगर वो दे दी जाती है तो उसकी जांच तो होगी ना, देश का सिस्टम तो ये कहता है। लेकिन अपराजिता, मुझे आने दीजिए मैम, जल्दी मुझे आने दीजिए, तो उसकी तो जांच होगी। और जो आपके साथ अब लल्लन सिंह जी हैं, अगर 2008 में वो खुद इस बारे में लिख कर देते हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, अब आपने हाथ मिला लिया है वो अलग बात है, लेकिन लल्लन सिंह के ही याचिका पर यह सब मामला आगे बढ़ा था ना, ये भी इससे भी डिनाई नहीं किया जा सकता। मुझे जवाब देने दीजिए। आप फॉर्डर स्कैम से फिर आप इनके प्रॉपर्टी पे आ गए, ठीक है। लल्लन सिंह जी ने कंप्लेन किया था, मैंने खुद ही बोला, कंप्लेन खुला बंद हो गया, कंप्लेन खुला बंद हो गया। अब ये तीसरा एफआईआर लल्लन सिंह का नहीं है, ये तीसरा एफआईआर किसी और के आधार पर है, ठीक है। अब वो क्यों करेंगे? अब तो आपके साथ है ना। नहीं, मैं तो आपके साथ सरकार में सीबीआई मैम खोल रही है ना, सीबीआई जी तो अब आपके साथ। आप ये बताइए ना, सीबीआई 2017 में ये केस, 19 में ये केस क्यों बंद कर दी, ये बता दीजिए हमको। 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी का था, सीबीआई क्यों बंद कर दी? एक चीज और आपको, एक और जवाब मैं नहीं दे पाया आपका। एक जवाब ये था कि 4 लाख का आपने 150 करोड़ बता दिया। किस तर्ज पे बताया मैम? कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है? ईडी को हम लगातार कह रहे हैं कि जो चीजें ईडी है जनता के डोमेन में लाना चाहिए। कितने का है वो मकान? वो हमें क्या पता, आप ईडी बताइए। आप ईडी 150 करोड़, ईडी तो कुछ बोल भी नहीं रहा, प्रमाण भी नहीं दे रहा। आप लोग भारत में रहते हैं और हम भी दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में किसी एक मकान, किसी एक इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की कीमत क्या है, इसके लिए किसी जांच की जरूरत नहीं है। तो हमें ये बताइए ना, पता है, हमें ये बताइए ना, दिल्ली के पॉश, साउथ दिल्ली के पॉश एरिया में उस मकान की कीमत कितनी होगी, इसके बारे में कोई जांच बिठाने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में सबको पता है, जिसके पास थोड़ा सा भी सेंस है। पॉपुलर परसेप्शन में, पॉपुलर परसेप्शन की बात नहीं है। और ये मकान उनका है कि नहीं है, ये जानता है कि वहां पर मकान की कीमत क्या है। ये मकान किनका है, ये मकान कितने में लिया गया, ये मकान का अभी का रेट क्या है, क्या ईडी बताइए पब्लिक डोमेन में। ठीक है, ठीक है। पॉपुलर परसेप्शन के आधार पर मीडिया क्रिएट कर 4 लाख का 150 करोड़ परसेप्शन बनाया जा रहा है विपक्षी नेताओं के खिलाफ, इसी को लेकर तो वो एकजुट होना चाह रहे हैं और इसी को लेकर आज मार्च निकालने की कोशिश की गई थी। क्योंकि जिस तरह से प्रोफेसर सुबोध कह रहे हैं, विजय कौशिक कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ परसेप्शन बना रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम का। आप सबको मेरा नमस्कार। 2 विषयों को लेकर बातचीत हो रही है और मैं यहां बैठी हूं तथ्य और तर्क को लेकर। ये 2 विषय हैं। प्रथम विषय, राहुल गांधी का लंदन यात्रा करना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाना और वहां भारत का, भारत के संसद का, भारत की जुडिशियरी का, निर्वाचन आयोग का अपमान करना। दूसरा विषय है ईडी सीबीआई के द्वारा जितने भी कार्य हो रहे हैं उसका घोर विरोध होना, और इसका अर्थ है भ्रष्टाचार के समर्थन में कुछ विपक्षी दल एक साथ खड़े हुए हैं और संसद में जब विरोध हुआ तो सड़क पर जाकर हंगामा कर रहे हैं। ये 2 बातों को लेकर हम यहाँ खड़े हैं। मैं आपको याद दिला दूं, 26 मई 2014 हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस देश की कमान संभाली और उन्होंने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। हम स्वच्छ सरकार देना चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार को बंद करना चाहते हैं। और उसके बाद मुहिम शुरू हुई और जितनी भी संस्थाएं थी, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, सबकी सक्रियता बढ़ी। और इसकी वजह से अगर आप अभी डेटा देखें, आंकड़ा देखें, तो स्थिति बहुत भिन्न है। 2004 से 14 का दशक और उसके बाद 2014 से अब तक का 2022 तक का जो 9 वर्ष है, इन दोनों में बहुत फर्क है। मैं आपको कुछ तथ्य देना चाहती हूँ। देखिए, 2004 से 14 के बीच ईडी की तरफ से 112 सर्चेस किए गए थे, रेड्स किए गए थे और करीबन 4000 करोड़ रुपए अटैच किए गए थे। लेकिन जहां तक 2014 से 22 का सवाल है, यह कहते हुए बड़ा फक्र हो रहा है कि ईडी की तरफ से
27 गुना अधिक रेड किए गए हैं, बड़ी सक्रियता हुई है। और यह मैं नहीं कह रही हूं, आप नहीं कह रहे हैं, यह 26 जुलाई 2022 राज्यसभा में जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उन्होंने वक्तव्य दिया था। 3010 रेड्स ईडी ने इन 9 वर्षों में किए और करीबन 1 लाख करोड़ रुपए अटैच किए गए हैं। कहना यह है कि ये जो संस्थाओं की जब सक्रियता बढ़ती है, इसका मतलब है सुशासन का समय है। यह सुशासन का लक्षण है कि हमारे जितनी भी संस्थाएं हों ये आराम से काम करें, किसी भी तरह की का इंटरफेरेंस ना हो, हस्तक्षेप ना हो। और देखिए, मैं ये बात पूछना चाहती हूं कि अगर हमने चोरी नहीं की तो डर कैसा? आज ये जो विपक्षी दल हैं, ये एक रैली करने की इन्होंने कोशिश की, मैं कह दूं ये भ्रष्टाचार के समर्थन में रैली कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम स्वच्छ सरकार देंगे, हम भ्रष्टाचार का उन्मूलन करेंगे। गलत कहा क्या? ये सारे विपक्षी दल के लोगों से पूछिए, हृदय पर हाथ रखकर कहें कि जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा वो गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है। और जहां तक इनके विरोध का सवाल है तो मैं इन्हें निमंत्रित करती हूं, ये जाएं सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, और ये ईडी और सीबीआई के विरुद्ध या फिर वो जो भी कार्य अनुष्ठान हो रहा है उसके विरुद्ध ये PIL फाइल करे। मैं कह दूं, जैसे राफेल, जैसे पेगासस, जैसे सेंट्रल विस्टा के समय सर्वोच्च न्यायालय ने सारे पिटीशंस खारिज किए, उसी तरह यह भी खारिज होगा। हम सबका कर्तव्य है, हम 140 करोड़ जनता का कर्तव्य है कि हम ईडी और सीबीआई को अपना काम करने दें। और जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, मैं कह दूं, आज मैं संसद में थी, मैं लोकसभा के अंदर थी, हंगामा हुआ, दोनों तरफ से हंगामा हुआ। ऐसा क्या है कि राहुल गांधी जी आज नहीं आए? ऐसा क्या जेट लैग कि लंदन से यहां पहुंच नहीं सके? और आपको मैं बता दूं, मैं तथ्य के साथ आई हूं। राहुल गांधी जी लोकसभा के अंदर बैठने से और डिबेट करने से कतराते हैं। यह एक सांसद का कर्तव्य है, हमें जनता देख रही है। मैं आपको तथ्य दे दूं, जहां तक उपस्थिति का सवाल है, 2000 ये हमारी 17वीं लोकसभा है, मैं कह दूं 17th सेशन ऑफ दी लोकसभा, और उपस्थिति का सवाल है, राहुल गांधी जी ने सिर्फ 52% उपस्थिति दर्ज कराई है और जो राष्ट्रीय औसत है वह 80% के करीब है, और केरला के MPs का जो औसत है वह 84% के करीब है। और एक तथ्य दे दूं, फिर वक्तव्य शेष करूंगी। जहां तक डिबेट का सवाल है, देखिए हम सब सांसद हैं, हम सब डिबेट में हिस्सा लेते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। और जहां तक डिबेट का सवाल है, राहुल गांधी जी ने 6% डिबेट किया है अभी तक, और राष्ट्रीय औसत 41% है, और केरला के सांसदों का औसत 68% है। तो आप देखें कि हमारे सांसद, वायनाड के सांसद महोदय की कितनी सक्रियता है। ठीक है, और आज क्यों नहीं उपस्थित हुए, निश्चित तौर पर इस पर हम सब प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। ओके विजय जी, मैं आ रही हूं आपके पास, और प्रोफेसर सुबोध, लेकिन डॉक्टर पीयूष मैं आपके पास आना चाहती हूँ। 2004 से 14 जबकि ये सरकार नहीं थी, इससे पहले की यूपीए की सरकार थी, 72 राजनेता सीबीआई के शिकंजे में आए थे। लगभग 60% जो राजनेता थे ना, इस पूरे जो क्रम में बता रही हूं, जो संख्या है उसमें, वो सब विपक्ष के थे, जिनके ऊपर सीबीआई के केस चलते थे, ईडी के केस चलते थे। लेकिन अभी ही हाय तौबा मचाई जा रही है। तो क्या इसके पीछे ये वजह है कि आम आदमी पार्टी भी, जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर होती थी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उस समय में, यूपीए के मंत्रियों के खिलाफ उस समय में, वो आज साथ में मार्च निकाल रही है? देखिए रीमा जी, ये बात बिल्कुल सही है, और उसी समय पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि सीबीआई जो है वो केजेड पैरट है। ये बात हम कर चुके हैं, और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। उस समय भी विरोध किया गया था कि भाई इस तरीके से आप सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल खुलकर सामने आई थी कि किस तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो तब भी यदि दुरुपयोग किया जाएगा तो विरोध किया जाएगा, और आज भी यदि दुरुपयोग किया जाएगा तो विरोध किया जाएगा। आवाज खराब। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है जो अमेंडमेंट आया है PMLA एक्ट में, जिसके तहत जो पॉलिसी ऑफ रिवर्स ओनर्स है। अब यदि आप रिवर्स ओनर्स पे आप डाल देते हो सामने वाले के ऊपर कि भाई हम तब तो आपको इनडेफिनेटली जेल में रख सकते हैं जब तक कि आप स्वयं प्रूव नहीं कर दें कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया है।
अब जब ये हम इस रिवर्स ओनर्स की बात पे आते हैं तब जाके आप उसका सिलेक्टिव टारगेटिंग आप करते हो विपक्ष के नेताओं के ऊपर। तो जो भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम नहीं है सरकार की, ये विपक्ष विरोधी मुहिम है सरकार की। और कोई भ्रष्टाचार के ऊपर आप किसी मुगालते में ना रहे कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सरकार कुछ काम करने की इच्छुक है। मैं इंदौर से आता हूं और इंदौर में 3 हमारे विधायक ऐसे हैं जिनके पास में अरबों रुपए की संपत्ति हो गई है और बहुत ही जिसको बोले हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। उनके ऊपर कितनी बार ईडी गई है, कितनी बार व्यापम घोटाले पे छापा हुआ है, कितनी बार खनन घोटाले पे छापा हुआ है, ये हम सब किसी से छुपा नहीं है। हेमंत बिश्व शर्मा और शुभेंदु अधिकारी का केस तो हम बार बार बोल चुके हैं। अडानी हिंडनबर्ग के बारे में हम 25 बार बात कर चुके हैं कि सीधा सीधा पीएमएल एक्ट का केस बनता है। सेबी जैसी संस्था जो इतनी महत्वपूर्ण संस्था है वो सो रही है अडानी के मामले में। आप सोचिए किस प्रकार से शेयर का फ्लक्चुएशन होना है, और इतना फ्लक्चुएशन किसी और शेयर का होता तो अभी तक इस स्टॉक में ट्रेडिंग को फ्रीज कर दिया जाता सेबी के द्वारा ही। तो क्या ये भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम है? जी नहीं, ये विपक्ष विरोधी मुहिम है। ये विपक्षी नेताओं को डराने की मुहिम है कि भाई बेटर फॉल इन लाइन, या तो आप हमारी वॉशिंग मशीन और हमारे डिटर्जेंट पाउडर को इस्तेमाल करके बिल्कुल साफ आ जाइए, और यदि आप हमारे विरोध करने की नियत रखते हैं, यदि आप हमारे विरोध करने की हिम्मत रखते हैं, तो आपके ऊपर ईडी और सीबीआई इन सबका शिकंजा लगातार कसा जाएगा, आपको डराया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, और एक एक्ट की आड़ लेके आपको इंडेफिनेटली जेल में भी रखा जाएगा। मैं सिर्फ एक चीज और कहना चाहता हूँ और खत्म करूंगा 30 सेकंड में। मेरा यह कहना है कि ईडी का जो हम बार बार बात कर चुके हैं, कन्विक्शन रेट है 0.5%। आप 0.5% कन्विक्शन रेट समझते हैं क्या होता है? 200 लोगों के ऊपर यदि ईडी ने आरोप लगाया, 200 लोगों की यदि प्रॉपर्टी जब्त करी, 200 लोगों को यदि जेल में रखा, तो एक व्यक्ति को सजा हो रही है। इतनी तो एफिशिएंट एजेंसी बनी हुई है आपकी। अब उस एजेंसी के खिलाफ भी ना बोले भाई 200 में से 199 लोग यदि छूट जाते हैं ईडी के शिकंजे से बाहर, सिर्फ 0.5% कन्विक्शन रेट रहता है। और उसके आप मान लीजिए सत्येंद्र जैन जी का केस है, अभी 1 साल आप उनको जेल में रख लें और कल को न्यायालय से बरी हो जाते हैं, तो ईडी क्या मुंह दिखाएगी कि किस हिसाब से 1 साल तक आपने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय को जैम करके रखा, उसके पूरे ऑपरेशंस को बंद करके रखा। ऐसा यदि मनीष सिसोदिया जी के केस में होता है कि एक एक्ट की आड़ लगे आप उनको जेल में बंद कर देते हैं, तो 18 मंत्रालय संभाल देते मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली की जनता ने चुन कर भेजा उनको। और यदि वो बड़ी हो जाते हैं, जिसका कि मुझे पूरा विश्वास है कि वो बड़ी होंगे क्योंकि उन्होंने 1 रुपए की हेरफेर नहीं की है, और यदि वो बड़ी हो जाते हैं, डॉक्टर पीयूष, समय का पहिया जब चलता है तो वो सभी के लिए चलता है ना। यही आम आदमी पार्टी, जब आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी, सरकार में नहीं आई थी, तो यही सब जो आप बातें बोल रहे हैं ना, यही सब बातें कांग्रेस के लोग बोलते थे। आप आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कि हमें जबरदस्ती इस तरह से टारगेट कर रहे हैं, बार बार माफी मांग रहे हैं, बार बार ये सब बातें अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। लेकिन अब सत्ता में आते ही, क्योंकि अब सरकार का हिस्सा है, सरकार चला रहे हैं, तो अब फिर वही समय का पहिया घूम रहा है, ऐसा लग रहा है। फिर बहुत ही क्विक रिस्पांस। कोई समय का पहिया नहीं घूम रहा है। तब भी जांच की मांग की जाती थी, तब भी निष्पक्ष जांच की मांग अरविंद केजरीवाल जी द्वारा की गई है। आज भी हम निष्पक्ष जांच से कोई विरोध नहीं है, हर जांच में सहयोग है, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हैं, चाहे सत्येंद्र जैन है, हर जांच में सहयोग कर रहे हैं। निष्पक्ष जांच की मांग तब भी करते थे और भ्रष्टाचार का विरोध तब भी करते थे, आज भी करते हैं। पर क्या ये निष्पक्ष है? ये टारगेटिंग है मैडम। जो एफिशिएंट लीडर्स हैं, आपके टॉप लीडर को छोड़ दीजिए और बाकी के नीचे जो लीडर्स हैं, मेरा सवाल सिर्फ यही है डॉक्टर पीयूष, जो बात अपराजिता जी ने कही, मैं सिर्फ वही सवाल लेकर आना चाहूंगी। संजय राणा जी, मुझे पता है आप इंतजार कर रहे हैं, मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन आप सभी के लिए मेरा एक ही सवाल है कि सांच को आंच ही क्या, तो फिर जांच को आंच ही क्या? अगर जांच हो रही है तो आप कह रहे हो सहयोग कर रहे हैं, सभी कह रहे हैं सहयोग कर रहे हैं, तो फिर सहयोग सड़क पर क्यों दिखाई नहीं देता? संग्राम सड़क पर क्यों आ जाता है? ईडी के दफ्तर का घेराव क्यों करने की कोशिश हो रही है? देखिए, अगर सहयोग किया जा रहा है तो ढंग से होना चाहिए ना सहयोग। बिल्कुल ठीक बात है रीमा जी, बहुत सीधी सी बात है। लड़ाई जो है 2 तरीके से लड़ी जाएगी। एक लड़ी जाएगी क्योंकि राजनीतिक दल जनता की अदालत में लड़ी जाएगी, और एक प्रॉपर अदालत में लड़ी जाएगी। प्रॉपर अदालत में जो लड़ाई है वो हमारे वकील लड़ेंगे, हमारे जिनके ऊपर आरोप लगाए नेता लड़ेंगे, और जनता की अदालत में तो राजनीतिक दल लड़ेगा ना मैडम। अब रही बात जो ठीक है ये सीधी सी बात है, तो विरोध तो करना हमारा अधिकार है। विपक्ष को कुचलने की कितनी भी भारतीय जनता पार्टी साजिश कर ले, विपक्ष इस देश में हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, और सशक्त रहेगा और मजबूत रहेगा। ओके, विजय कौशिक कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं संजय राणा जी के पास जाती हूँ। क्या कह रहे हैं विजय कौशिक जी? आपकी आवाज नहीं आ रही विजय कौशिक। हाँ बोलिए। भाजपा सांसद और प्रवक्ता बहन अपराजिता ने कुछ बातें कही हैं, उनका जवाब देना बहुत जरूरी है। पहली बात उन्होंने कही कि अगर आप सही हैं तो जांच से डर कैसा। यही बात तो हम मोदी जी से कह रहे हैं। मोदी जी आप सही है, बीजेपी की जांच करा लीजिए के मुद्दे पर। पहली बात इन्होंने कहा कि भी आप संत नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लीजिए। ये जिस तरीके से कह रही है उस तरीके से लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में भाजपा की सेटिंग हो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर विजय कौशिक जी प्लीज विजय कौशिक जी प्लीज इस तरीके के आरोप नहीं।
कोर्ट को यहाँ पर बैठ करके आप इस तरह बोलेंगे तो उसकी इजाजत तो नहीं दूंगी ना मैं। विजय कौशिक जी, राजनीति का हिस्सा कोर्ट को मत बनाइए, सुप्रीम कोर्ट को मत बनाइए। आपकी आवाज चली गई है विजय कौशिक जी, दोबारा आपके पास आएंगे। लेकिन सवाल यहां पर संजय राणा जी यही है, क्योंकि सभी पार्टियां इस वक्त सहयोग की बात भी कर रही हैं, लेकिन सड़क पर एक साथ भी दिखाई दे रही है। हालांकि एक साथ में एनसीपी और टीएमसी नहीं दिखाई दी आज, वो दोनों अपने इस मार्च को उन्होंने अलग रखा था। उनकी क्या मजबूरी थी, जरा मैं उस पर पहले आपसे जानना चाहूंगी। तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी ने जो खुद को आज विपक्षी मार्च से अलग रखा, कोई मजबूरी के तहत या कुछ और रणनीति के तहत? गुड इवनिंग रीमा जी, गुड इवनिंग फेलो पैनल। बड़े ध्यान से सब पूर्वक सबको सुन रहा था। देखिए, ऐसा जो भी ये गठजोड़ और मार्च निकाल रहे हैं, हमें तो लगता है कहावत बड़ी फेमस है हिंदुस्तान में। आप देखो, चोर चोर मौसेरे। भाई ये बताइए कि लालू प्रसाद यादव बॉर्डर स्कीम में फंसे हुए, तकरीबन 963 करोड़ रुपए का उस जमाने का है, आज के हिसाब से 7,000 करोड़ रुपए का है। सर संजय राउत साहब हो 1034 करोड़ रुपए का है, चाहे वो डी श्री कुमार हो 500 करोड़ रुपए का है। ये बताइए कि लालू प्रसाद जी के पास इतना पैसा कहां से आज अपना जीवन स्टार्ट किया? तो बताइए, अगर चीफ मिनिस्टर बन गया, 3 लाख रुपए महीना मिल गया, तब भी करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे आ गई? इनको प्रश्न पूछना जाना चाहिए, लेकिन ये प्रश्न नहीं जवाब दे पाएंगे। हमारे काबिल मित्र बोल रहे थे कि भाई शेयर ऐसा हो रहा है, शेयर ऐसे क्यों गिर रहा है, लेकिन उनको लगता है कि मार्केट का रिसर्च नहीं करते, मार्केट के बारे में रीमा जी समझते नहीं है। अभी उनको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि 13 फरवरी 2023 को गूगल का शेयर गिर गया था, और आपको विश्वास होगा सर 10% शेयर गिरा था, और मार्केट कैप कितना गिरा था? $170 बिलियन। तो भैया क्या था? वो आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया। आप ये बता रहे हो जेपीसी की मांग कर रहे हो ये अदानी के लिए, क्या आप मान कर रहे? अच्छी बात है। आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर के सीबीसी रिपोर्ट मांगा, और एक कमेटी बनाई है जिसमें रिपोर्ट में सारी साक्ष्य रखे जाएंगे। अब आते हैं आपके मुख्य पक्ष पे कि ये एनसीपी के और ममता बनर्जी के लोग क्यों नहीं आए। देखिए, ममता बनर्जी के साथ इस समय मजबूरी है कि उनकी पार्टी के अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है। उनके भतीजा और बुआ में अंतर्द्वंद चल रहा है। भतीजा अपने हिसाब से चल रहा है, बुआ अपने हिसाब से चल रही है। पार्टी में जो अंतर्द्वंद होता है तो उसमें एकता नहीं होती है, रुचि आर्टिकुलेट होकर के क्षेत्र में नहीं आती है। वही हाल एनसीपी का चल रहा है। एनसीपी का अगर किस मुंह से वो इस आंदोलन में आती है बताइए, चाहे किसी भी नेता का नाम लीजिए। 2 नेता तो उसके आज के दिन में जेल में पिछले 1 साल से, और पूरे स्कैम में फंसे हुए हैं। तो वो तो दोनों पार्टी आ ही नहीं सकती। और बुआ और भतीजा की हालत आपको इंटरनली पता है, बड़ी पत्रकार है, हमसे ज्यादा अच्छी तरह जानती है। देखिए, विपक्षियों को तो समझना चाहिए, जैसे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस के साथ आज हाथ मिलाने को खड़ी है। यही याद होगा जब हम लोग ये 2011-12 में आपने देखा होगा तो केजरीवाल साहब 2000 पन्ने का ऐसा लेकर के घूमते थे कि मेरे पास सबूत है, सरकार बनने दो, सबको जेल कर देंगे। भाई वो 2000 पन्ने का लेकर के आप कोर्ट क्यों नहीं गए और लोगों को जेल क्यों नहीं कराए? हम तो देखना चाहते हैं कौन कौन से कांग्रेसी नेता थे जो बेचारे स्कैम किए थे और जिनको आप जेल भिजवाना चाहते हैं। आप नहीं भिजवा पाए अभी तक। लेकिन ये कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। और ये हमारे मित्र बोले थे बॉर्डर स्कीम के बारे में। देखिए, ऐसा है कि आपको पता है कि ये जांच करने के लिए आदेश लालू प्रसाद यादव ने दिया था। किसने दिया था आपको नाम पता है? ये बोल देना कि भैया बहुत दूध के धुले हैं, 1,06,000 स्क्वायर मीटर का घर या स्क्वायर फीट का घर आपको कितने मिल गया? 4 लाख रुपए में। भैया हमें भी दिला दीजिए, हम भी 10-15 घर नहीं। तो वो कह रहे हैं ना कि वो कह रहे हैं कि घर का दाम आपको कैसे पता कि वो 150 करोड़ है? आपको कैसे पता? ये सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया था। 150 करोड़ का दाम कैसे पता लगा? रेमा जी, 2 तरह के रेट होते हैं। दिल्ली हो या देश का कोई भी शहर हो, उसके 2 तरह के रेट होता है, एक सर्किल रेट और एक मार्केट रेट। सर्किल रेट थोड़ा कम होता है, मार्केट रेट थोड़ा ज्यादा है। तो आप सर्किल रेट से भी, जहां पे इनका मकान है, सर्किल रेट से भी निकालेंगे तो करोड़ों का बैठता है। बोलने की जरूरत नहीं है। और प्रोफेसर सुबोध, ओके प्रोफेसर सुबोध, इतना पैसा अगर आता है तो जांच तो होगी ना? देखिए, मैं लगातार तृणमूल कांग्रेस के एक नेता जो कि एक छोटी दुकान चलाते थे, अगर उनके पास 20 करोड़ रुपए आ गया तो जांच तो होगी। देखिए, सबसे पहली बात है, राणा जी जिस तरीके से पॉपुलर परसेप्शन पे बोल रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ। पॉपुलर परसेप्शन पर नहीं बोल रहे, वो फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं। वो फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं, परसेप्शन पर बात नहीं करता हूँ। वो फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं ना। अब हमें बोलने तो दीजिए। आपने जो बोलना था बोल लिया राणा जी, अब हमें प्लेटफॉर्म मिला तो हमें बोलने दीजिए। बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उनका जो डॉक्यूमेंट है, कितने प्रॉपर्टी हैं कितने नहीं हैं, वहाँ दिए हुए हैं। और जो लीगल एंगल है, ईडी और सीबीआई इतना रेड मार चुकी है उनके ऊपर। मैं यही तो कह रहा हूँ कि कौन प्रॉपर्टी किस शहर में ईडी अगर है उनके पास तो लिस्ट तो दिखा देना। तेजस्वी प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि जो सीज हुआ है उसका जो मेरा सिग्नेचर है उसका लिस्ट तो लाओ मेरे भाई मेरे सामने। पहली बात। मैं दूसरी बात ये कि बात अगर पैसे की करते हैं तो आप हमें ये बताइए, पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी हो गई है,
हर जिला में उनका बड़े बड़े जमीन खरीदकर इन्होंने अपना कार्यालय बना लिया है। एक एक रैली 40-40 करोड़ रुपए का है। जो सारा बॉन्ड आता है 95% बॉन्ड इनके पास आता है, सारा डोनेशन इनको मिलता है। अडानी के ऊपर सेबी एक शब्द नहीं बोल पाई। अडानी का जो स्कैम है उसी को लेके जेपीसी का मांग हुआ, वो मांग नहीं माना गया तो ईडी के दफ्तर सिर्फ जा रहे थे हमारे सांसदगण, उसको रोककर ये जो है हल्ला किया गया और 144 लगा दिया गया। क्या माननीय सांसद लोग हल्ला करने जा रहे थे? ईडी को बस एक सम्मन देने जा रहे थे, एक लेटर देने जा रहे थे, इससे ज्यादा तो कुछ था नहीं। और बीच में जो है पत्रकार महोदय लोगों को भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आप वहां अगर गई होंगी तो देखी होंगी कि बैरिकेडिंग 2 तरफ का था और 10 फीट का गैप लगा दिया गया, क्वेश्चन तक नहीं पूछा गया। तो जिस ढंग से पहली बार हुआ है क्या? जिस ढंग से संसद का सत्र चल रहा होता है तो ये परंपरा क्या पहली बार डली है? मैम, ये संसद का सत्र ईडी ऑफिस जा रहे थे वो लोग, और ईडी ऑफिस में जा रहे थे और किसी रैली लेकर नहीं जा रहे थे। लेकिन आप सुन लीजिए, मुझे नहीं पता कि संसदीय प्रणाली और जो उसके आसपास का एरिया होता है उसके बारे में आप कितनी नॉलेज रखते हैं, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ये कौन थे? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। एक वहां एक सिंपल एक लेटर देने गए हुए थे वहां पे। प्रोफेसर सुबोध, सिंपल लेटर की बात नहीं होती है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है, देश के गणमान्य लोग वहां पर मौजूद होते हैं संसद में, प्रधानमंत्री से लेकर देश का हर बड़ा जो सांसद हैं तमाम लोग वहां होते हैं, तो धारा 144 वहां लगी होती है उस एरिया में। इससे पहले भी जब इस तरह के पॉलिटिकल मार्च निकालने की सालों साल से, अभी नहीं 2014 के बाद की बात नहीं कर रही, हमेशा से कभी भी कोई इस तरह की मार्च निकालने की कोशिश होती है, कभी राष्ट्रपति भवन तक जाने की कोशिश होती है या तमाम जगहों पर जाने की कोशिश होती है, तो वही परंपरा है कि वहां पर रोक लिया जाता है। ये आज पहली बार हुआ है, ये मैं आपसे जानना चाहती थी, क्योंकि कम से कम 20 बार तो मैं ही अब तक कवर कर चुकी हूं। जिस ढंग से इस चीज को आप जहां ले जाना चाहती है ना, रैली के फॉर्मेट, ये रैली नहीं था मैम, ये रैली नहीं था। पहले इसको मार्च ही कहते हैं, इसको मार्च ही कहते हैं। ये मार्च भी नहीं था, नॉर्मल आप वहां जाके ये लोग यहाँ देना चाहते थे पार्लियामेंट से वहां पहली बार। अब देखिए अपराजिता जी, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज्यादा सूटेबल यहाँ पर जवाब देने के लिए विजय कौशिक जी। नहीं, आप मुझे अपना कंप्लीट करने दीजिए। सांसद भी हैं और उस वक्त वो संसद में मौजूद भी थी। संसद की परंपरा के बारे में आई थिंक वो ज्यादा बेहतर जानती होंगी ना, एक बार उनसे पूछ लेते हैं। एक बार मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए मैम। मैंने अभी तो लेंगे ना, अब आपने कोई आरोप लगाया? अभी हमने आरोप कहाँ लगाया है? अभी तो आरोप लगाना शुरू किया था, मीडिया आरोप लगाना शुरू किया गया। ये बताइए माल्या नीरव मोदी बाहर से कब आएंगे? जवाब ले लेते हैं, अपराजिता जी से जवाब ले लेते हैं। अपराजिता जी, विपक्ष की आवाज को दबाने की आज फिर कोशिश की गई, ये आरोप है। देखिए, भ्रष्टाचार के समर्थन में यह रैली होने वाली थी, और मैं कह दूं एक छोटी सी दरख्वास्त है भारतीय जनता पार्टी और एलाइड पार्टीज की कि राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर देश का अपमान किया, लोकसभा के अंदर आकर वो माफी मांग लें। यह हमारी मांग है, और मुझे लगता है हमारे साथ 100 करोड़ से ज्यादा अधिक जो हमारे भारतवासी हैं उनकी भी मांग होगी कि राहुल गांधी जी खेद व्यक्त करें और माफी मांग लें। इतनी सी बात है। और जहां तक इन लोगों का सवाल है, ये ईडी और सीबीआई के कार्यवाही को, कार्यकारिता का विरोध कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि इनका जो छिपाया हुआ धन है वो बाहर ना आ जाए। मैं आपको कुछ तथ्य दे देती हूं। 3 दिन से पूछताछ ईडी कर रही है, जहां तक लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके परिवार के अन्य सदस्यों का सवाल है। 15 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। इन 3 दिनों की बात मैं बता रही हूं। इस दौरान ईडी ने दावा किया था कि उसे छानबीन के दौरान 600 करोड़ रुपए के आर्थिक अपराध का पता चला है, और अभी छानबीन की शुरुआत हुई है। प्रथम पर्याय में अभी तक 3 दिनों में काम चल रहा है। 1 करोड़ कैश, $1900, 540 ग्राम सोना और 1.5 किलो सोने के आभूषण बरामद हो चुके हैं। कार्यवाही चल रही है। तो कहना ये है कि जब ईडी को पता चलता है, देखिए मेरे ऊपर, मेरे पार्टी के ऊपर इस तरीके का जो बातें कही जा रही है उसका जवाब मुझे देना पड़ेगा मैम। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मुझे बोलने दिया। नहीं, मैडम ने बोला ईडी आईडी और 600 करोड़ की जो इन्होंने बात कही। अपराजिता मैम बहुत सीनियर लेडी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। मैं पूरा खुले मंच से आपके नेशनल टीवी के ऊपर चैलेंज कर रहा हूं इनका कि ईडी का अगर लिखित सबूत है आपके पास 600 करोड़ का,
और 150 करोड़ का और जो सोने का और जो आप बात कह रही हैं, तो आप पब्लिक डोमेन में लाएं। ये लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं, यही पॉपुलर परसेप्शन। हमारी लड़ाई ऑटोक्रेटिक के खिलाफ है, हमारी लड़ाई। आप ये बताइए, येदुरप्पा पे कितना आपने रेड मारा, व्यापम पे कितना रेड मारा, यहाँ पे आसाम में आपने जो कांग्रेस से भाजपा में चले गए वो साफ हो गए, मध्य ये आपका बंगाल में साफ हो गए। अधिकारी जी आप ये बताइए अडानी पे क्यों नहीं हुआ, अडानी पे क्यों नहीं हुआ? आप अडानी सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं नहीं मानते हैं? अरे आप नीरव मोदी को क्यों नहीं लेकर आए? आप ललित मोदी को नहीं मानते? प्रोफेसर सुबोध सुप्रीम कोर्ट को आप मानते हैं नहीं मानते हैं? मुझे बता दीजिए। न्यायपालिका को जितना हम लोग मानते हैं और जितना ईडी हमारे ऊपर कमेटी बनती है, वहाँ जांच होती है, उसको आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? ये बताइए। न्यायपालिका को हम लोग मानते हैं और जितना रेड हमारे ऊपर हुआ है भारत के किसी राजनीतिक पे नहीं हुआ है। और जितने भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं अन्य पार्टी से होकर चले जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो है वॉशिंग मशीन में साफ होकर चले जाते हैं। जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं उनका क्या हुआ? जब टीएमसी से भाजपा में चले गए अधिकारी जी, उनका क्या हुआ? प्रोफेसर सुबोध क्या आरोप है हेमंत विश्व शर्मा पे, बताइए जरा। अब हेमंत विश्व शर्मा पे क्या आरोप है? ईडी आईडी सीबीआई मैडम बताइए क्या आरोप है? हर तरह के आरोप है, हर तरह की बात करिए, हर तरह की बात करिए। हेमंत विश्व शर्मा पर क्या आरोप नहीं है जो माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी ने ओपन प्लेटफॉर्म पे बोला है? ओपन प्लेटफॉर्म पे आप रिवाइंड कीजिए, आपके पास रिकॉर्ड है, आपके पास करप्शन का रिकॉर्ड है, करप्शन के ऊपर क्या केस है मैं ये जानना चाहती हूं। येदुरप्पा से लेकर हेमंत विश्व शर्मा से लेकर अधिकारी तक जो आपके पास गए वॉशिंग मशीन हो गए। करप्शन का केस है और क्या केस है? करप्शन का केस है और क्या केस है? ट्रांजैक्शन का केस है और क्या है? जिस आप केस आप देखिए, पॉपुलर परसेप्शन की बात नहीं कीजिए। आपके साथ जब लोग चले गए, आपके साथ जब आपके साथ लोग चले गए, आपके साथ नाम लिया है, एक सेकंड आप अमित शाह जी से पूछिए, किसी नेता का नाम लिया है, उस पर आरोप लगाएंगे आप, तो आपको बताना पड़ेगा ना उन पर क्या केस है। हेमंत विश्व शर्मा पर क्या केस है बताइए। ये अमित शाह जी से पूछिए, अमित शाह जी ने कितना बार आरोप लगाया और उसी आरोप को मैं दोहरा रहा हूँ। आरोप दोहरा रहे हैं तो केस तो बताइए। आपको पता ही नहीं है केस क्या है? सारे केस आपको पता ही नहीं है केस क्या है? सारे केस का रफा दफा आपको पता ही नहीं है। सप्लाई स्कैम सारी चीजें हैं मैडम। हम डिबेट किस चीज पे कर रहे हैं? आरोपी है, जमाने भर के आरोपी है, शारदा का आरोपी शुभेंदु अधिकारी है। अधिकारी जी से पूछिए, उनके ऊपर येदुरप्पा जी से पूछिए क्या हो रहा है। डॉक्टर पीयूष एक मिनट लालू जी के ऊपर क्या केस है? एक मिनट सर लालू जी के ऊपर क्या केस? सुन लीजिए ना, एक एक करके बात करेंगे तो शायद समझ भी आएगा। सब लोग बीच में मिक्सअप मत कीजिए। एक तो आप नॉन स्टॉप नहीं बोलेंगे ना प्रोफेसर सुबोध, बाकी सब लोग बोल रहे हैं उनको भी तो इस तरीके से बाइस इस तरह से नहीं, इस तरीके से बाइस कर। अगर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या केस है, मैं भी समझना चाहती हूँ, बताइए मुझे क्या केस है। मुझे नहीं पता, बताइए। इसका जिक्र किया डॉक्टर पीयूष, मैं समझना चाहती हूँ हेमंत विश्व शर्मा पर केस क्या है? एक मिनट अजीत पवार के ऊपर क्या था? अजीत पवार आपके साथ गए, प्रोफेसर सुबोध, थोड़ी सा मैम, प्रैग्मेटिक डिस्कशन कीजिए, क्योंकि बार बार हेमंत विश्व शर्मा का नाम लिया जा रहा है, तो मैं जानना चाहती हूँ उनके ऊपर क्या प्रश्न जाते हैं। शर्मा जी का एक नाम है, अजीत पवार का लीजिए। अजीत पवार का 2 दिन में आपने केस खत्म कर दिया। अजीत पवार का 2 दिन में आपने केस खत्म कर दिया। आप बोल लीजिए, आपकी भड़ास जो है निकालने का मंच नहीं है ना भड़ास। ये सत्य है। यहाँ 5 मेहमानों को सबको मुझे टाइम देना है, सब लोगों को टाइम देना है सर। येदुरप्पा जी की बात की सर ने, हमारे येदुरप्पा जी का कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है अभी अरे रेट तो लालू जी का भी चल रहा था, रेट तो नहीं पड़ रहा ना। 8 करोड़ दिया, 8 करोड़ पिछले हफ्ता राणा जी, अरे राणा जी पिछले हफ्ता 8 करोड़ मिला ऑन लाइव वीडियो पे। कितने लोगों का रेड हुआ?
आप हमें बताइए राणा जी, प्रैग्मेटिक होइए, 8 करोड़ किसका था? 8 करोड़ किसका था? रेड क्यों नहीं हुआ, ये हमें बताइए। मैडम अभी सारंगी मैडम यहाँ पे कोट कर रही थी, इतना मिला उतना मिला, 1 करोड़ मिल गया, 8 करोड़ वहां मिला। 8 करोड़ किसका था? रेड क्यों नहीं हुआ? हेमंत विश्व शर्मा जी का नाम आपकी बात आ चुकी है सामने, जवाब ले लीजिए। 1 सेकंड संजय, अपराजिता जी जवाब देंगे, फिर मैं आ रही हूँ दूसरे मेहमानों के पास। अपराजिता जी जवाब देंगी, हाँ, सिर्फ उन्हीं की आवाज जाएगी। अपराजिता जी, बहुत बड़ा चार्ज लगाया गया है। इन्होंने कहा कि श्री हेमंत विश्व शर्मा जी के विरुद्ध में भ्रष्टाचार का आरोप है। इन्हें बताना होगा कि किस तरह का भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, किस तरह की दुर्नीति हुई है। इस तरह से हवा में फायरिंग करने से कोई लाभ नहीं है। आप तथ्य और तर्क के साथ अगर बात करना नहीं जानते हैं तो मुझे लगता है हंगामा या शोर ना मचाए, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। आपके शब्द अर्थहीन होते हैं। हम इस तरह का लांछन किसी भी बड़े नेता मुख्यमंत्री के विरुद्ध नहीं लगा सकते। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं कह दूं, कहा गया है कि हम स्वच्छ सरकार देना चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार के घोर विरोधी हैं। वो कोई भी हो, मैं आपको उदाहरण देती हूं। जुलाई 2021 की बात है, उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी के विधायक श्री अजय सिंह के आवास पर रेड किया गया था। ईडी की तरफ से रेड हुआ और उनके एक सहकर्मी थे शराब के ठेकेदार ओम प्रकाश जी, उनके यहां भी उनके कई ठिकानों पर रेड किया गया और उस समय हमारी सरकार ने कुछ नहीं कहा। कानून को अपना काम करने देना चाहिए। द लॉ हैज टू टेक इट्स कोर्स। ठीक है। और मैं आपको फिर से बता दूं, झारखंड में जो हमारे स्टेट के बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अमरप्रीत सिंह काले और उनके करीबियों के 25 ठिकानों पर इनकम टैक्स का रेड हुआ, लेकिन हम लोगों ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि तथ्य और प्रमाण उनके विरुद्ध थे। मैंने 2 उदाहरण दिए हैं। तो जहां गलतियां होंगी वहां निश्चित तौर पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स अपना काम करेगी। ठीक है, विजय कौशिक, डॉक्टर पीयूष और प्रोफेसर सुबोध, क्योंकि तीनों ही लोग ओके, आप तीनों ने क्योंकि एक नाम लिया तो मैं थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं। डॉक्टर पीयूष भी अभी इसमें बीच में कुछ आए थे। मैं बताना चाहूंगी कि मनीष सिसोदिया को कोर्ट में घसीट लिया और मानहानि का मुकदमा हुआ था। ये तो आपको पता ही होगा ना, हेमंत विश्व शर्मा पर जो आरोप लगाए गए उसके बाद ये मामला मानहानि का बनता था और वो कोर्ट में भी गए, क्योंकि हवा में जिस तरह इस डिबेट में आ रहा है ना, पता नहीं है कि आरोप क्या है, पता नहीं है केस क्या है, लेकिन आरोपों के आधार पर किसी को कटघरे में खड़ा किया गया है। रीमा जी, तो आपसे बिल्कुल मेरा ये कहना है, आप जिस दिन चाहें और जितनी देर की चाहे हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर क्या आरोप है, कितने का कॉर्पस है और कौन सी चीज में घोटाला है, लुई बर्गर क्या है, सप्लाई स्कैम क्या है, जिस दिन आप बात करना चाहें अपन बैठ के बात कर लेंगे। पर आज मुद्दा ये है कि भाई ईडी और सीबीआई जो है, वो ईडी और सीबीआई जिस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा और जिस तरीके से अजीब अजीब बातें की जा रही, भाई आरोप लगाने वाले कौन थे ना? आरोप लगाने वाले अमित शाह जी थे। भाजपा की जो प्रवक्ता है, सांसद भी है, एक सम्मानीय ब्यूरोक्रेट भी रही है पूर्व में। मेरा ये कहना है वो ऐसी बात कर रही कि हवा में आरोप लगाए गए थे। अरे अमित शाह जी के बारे में ऐसा मत बोलिए मैडम, अगली बार टिकट नहीं मिलेगा आपको। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो चीज कही गई है वो जिनको आप कोट कर रहे हैं ना पीयूष जी, अमित शाह जिनको आप कोट कर रहे हैं, अमित शाह के बयान को पूरी तरह से कोट कीजिए ना। फिर अमित शाह ने ये बात कही थी कि अगर जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा, उन्होंने इसका जवाब दिया कि मैं किसी को क्लीन चिट या किसी के आरोप पर मैं जवाब नहीं दूंगा। जो भी मामला है, अगर इस तरह का कोई आरोप लगता है तो उसकी जांच होगी और जांच हम करवा रहे हैं और जांच होगी ही होगी, किसी के भी ऊपर मामला हो। तो किसी स्पेसिफिक केस की बात नहीं हो रही। बिल्कुल, तो पूरा बयान बताइए, पूरा बयान बताइए, तोड़ मरोड़ कर नहीं। हाँ, और दूसरा कितनी बार बुलाया और यही तो बात हो रही है। डॉक्टर पीयूष वक्त की बाधा है। मैं सिर्फ एक सेंटेंस में एक सेंटेंस में आपके और विजय कौशिक जी से जल्दी से पूछना चाहूंगी कि क्या अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो एक दूसरे के विरोधी थे और हैं, मनीष सिसोदिया के मामले में कांग्रेस ने समर्थन किया ईडी का, लेकिन आज एक साथ मार्च में गए, तो क्या अब आप दोनों साथ साथ हैं? सिर्फ ये जल्दी से बताइए, विजय कौशिक और डॉक्टर पीयूष। देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी भी भ्रष्टाचार का विरोध करती है, चाहे वो सरकार का हो चाहे मनीष सिसोदिया का हो। हम केवल उन मुद्दों पर साथ हैं जहां बीजेपी सरकार की चोरी लूट सब जग जाहिर है। किस तरीके से वो सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके विरोधी पार्टी के नेताओं को डरा रही है। मतलब मनीष सिसोदिया पर जो मामला है वो झूठा है, ये आप कह रहे हैं ना? कांग्रेस पार्टी का ये पक्ष है। मनीष सिसोदिया की कोई बात नहीं की है। हमारा मुद्दा यह है कि मान लीजिए 100 केसों में जांच चल रही है, तो 100 में अगर 1-2 मामले हो सकता है कि सही हो,
लेकिन बाकी मामलों में जो जग जाहिर हैं, जो दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को भाजपा में लाया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने अरविंद केजरीवाल जी ने कल भोपाल में एक बड़ी रैली की है जिससे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने का उन्होंने आगाज किया है। उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि कांग्रेस जो है वो किसी भी तरीके से एक इफेक्टिव ऑप्शन नहीं है। तो जैसी बात बोली गई है कि ईडी और सीबीआई, तो आपको मध्य प्रदेश कहाँ पहुंच गए आप? दिल्ली की मार्च में तो दोनों लोग साथ में थे ना। यही बोल रहे हैं, दिल्ली की मार्च में दोनों लोग आप साथ में थे। मार्च में साथ होने का मतलब गठबंधन थोड़ी होता है मैडम। मार्च में साथ, मार्च में साथ देने का मतलब गठबंधन कब से होने लग गया? यदि एक मुद्दे को लेकर जिसमें कि आप सिलेक्टिव टारगेटिंग कर रहे हो उसका विरोध कर रहे हो तो गठबंधन बना दिया। एक तरीके से आम आदमी पार्टी की नई राजनीति जिसकी उसने शुरुआत की थी, मुझे उसी के संकेत दिख रहे हैं। ऐसे तो मार्च में साथ है लेकिन राज्य में अलग है, मुद्दों पर अलग है। ये उसी नई राजनीति का आगाज है जिसकी नींव आम आदमी पार्टी ने रखी थी, शायद कुछ ऐसा ही लग रहा है। बहरहाल वक्त की बाधा है तो अब मैं और ज्यादा समय प्रोफेसर सुबोध आपको भी नहीं दे पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में आज जुड़े और इसीलिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्षी एकजुटता की बात जरूर हो रही है, लेकिन 1 घंटे की इस डिबेट में ही काफी हद तक चीजें साफ हो गई कि दिल्ली में मार्च में जरूर साथ दिखाई देंगे लेकिन राज्य में जब मुद्दा आएगा तो फिर विरोध में दिखाई देंगे। कुछ मुद्दों को लेकर हाथ भी थामेंगे लेकिन बाकी मुद्दों पर जब जनता के बीच जाना होगा तो कंफ्यूज कर देंगे। कुछ यही नई राजनीति है इस वक्त फिलहाल विपक्ष के बीच 2024 के लिए जो दिखाई दे रही है। बहरहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।